नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग CUET UG में जो इस बार परीक्षा हुई है 2024 की, उसके जनरल टेस्ट के प्रश्नों को देखने वाले हैं, उनको हल करेंगे और देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न हमसे कहता है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच पास कनेक्ट्स जम्मू विद श्रीनगर। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाले पास के बारे में है, दर्रे के बारे में प्रश्न पूछा गया है। पहला विकल्प है बनिहाल पास, नाथुला पास, नीति पास और रोहतांग पास। यदि आपको थोड़ी सी सामान्य सी जानकारी है दर्रों के बारे में तो आप ये समझ पाएंगे कि जो रोहतांग पास है, जो रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा हिमाचल में है ना। ये कहाँ है? हिमाचल में है। और प्रश्न हमसे किसके बारे में बात कर रहा है? जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला। ऐसे यदि आप नीति को देखें, नीति दर्रे को देखें तो नीति दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड को कनेक्ट करता है ये तिब्बत से। बात समझ पाए? यदि नाथुला की बात की जाए तो नाथुला सिक्किम और जो दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी है उसको जोड़ता है। नाथुला मतलब जो हमारा चीन के साथ जो अधिकांश व्यापार होता है वो उसी दर्रे से होता है। यानी कि एक ऑप्शन हमारे पास बचा, सही विकल्प क्या होगा? बनिहाल पास। जो ये बनिहाल दर्रा है, बनिहाल पास है, वो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का एक दर्रा है। यदि समुद्र स्तर से इसकी ऊंचाई देखें, यदि समुद्र तट से इसकी ऊंचाई देखें तो 2832 मीटर ऊंचाई है। ये कश्मीरी भाषा में बनिहाल का अर्थ हिमावत से लिया जाता है। बात समझ पाए होंगे। यदि थोड़ी सी सामान्य सी जानकारी होगी तो आप इसके सही विकल्प पर आसानी से पहुंच जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इस पर ध्यान देना है, नॉट करेक्टली मैच रिगार्डिंग पद्म अवार्ड 2024। पद्म अवार्ड जो 2024 में दिए गए उनसे संबंधित प्रश्न है। वो कह रहा है नॉट करेक्टली मैच्ड। पहला विकल्प है पद्म विभूषण अवार्ड श्री कोनिदेला चिरंजीवी को, पद्मश्री अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को, पद्म भूषण अवार्ड एम फातिमा बीवी को और पद्म भूषण अवार्ड सीताराम जिंदल को। इस वर्ष यदि हम देखें तो इस वर्ष 110 लोगों को पद्मश्री दिया गया है, 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया और 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। इसमें आपसे नोट करेक्टली मैच्ड पूछा है तो इसका सही विकल्प है मिथुन चक्रवर्ती, क्योंकि उन्हें पद्म भूषण मिला है, जबकि इस विकल्प में क्या दिया है? पद्मश्री। बात समझ आ गई? इस बार ध्यान रखेंगे कि इस बार 110 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। अक्सर आप परीक्षा में देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका सही विकल्प जो नॉट करेक्टली मैच्ड है वो क्या है? बी विकल्प, पद्मश्री अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती, जबकि मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। दो लिस्ट दी गई हैं, एक तरफ पर्सन दिए गए हैं लिस्ट में, दूसरी तरफ उनका एरिया ऑफ वर्क दिया गया है। लिस्ट 1 में देखिए विशाख दत्त, कार्तिकेय साराभाई, चरक के बारे में और सत्येंद्र नाथ बोस। एरिया ऑफ वर्क मेडिसिन, पोएट, एनवायरमेंटलिस्ट और मैथमेटिक्स। यदि आपको देखिए एलिमिनेशन वाले प्रोसेस को भी थोड़ा सा उसका अभ्यास करेंगे, उसको सीखेंगे तो आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं जो सूची वाले आते हैं, लिस्ट वाले आते हैं। आप यदि थोड़ी सी जानकारी रखते होंगे विशाख दत्त के बारे में तो बहुत चर्चित है उनकी रचना मुद्रा राक्षस। तो आप यानी कि क्या कह पाएंगे कि विशाख दत्त क्या हो जाएंगे? पोएट हो जाएंगे। यानी कि ए का 2 होगा। अब ए का 2 किस किस में है? तो ए का 2 एक तो ये है और एक ये है, यानी कि ए नहीं होगा और डी नहीं होगा, बी और सी में से कोई एक होगा। बिंदु स्पष्ट है? कार्तिकेय साराभाई मान लीजिए नहीं जानकारी है, लेकिन चरक के बारे में तो जानकारी होगी। चरक के बारे में तो सामान्यतः जानकारी होती है क्योंकि वो पुस्तक ही है चरक संहिता। पुस्तक है चरक संहिता, उसका नाम सुना होगा। यानी कि क्या कह देंगे? चरक मेडिसिन। इसका मतलब हुआ कि सी का 1 होगा और सी का 1 किस में है? केवल इसमें है। तो सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? पहुंच गए इसी विकल्प पर। यानी कि विशाख दत्त कवि हैं, उनकी रचना का नाम मुद्रा राक्षस है, और कार्तिकेय साराभाई वो जो है वो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं। चरक की बात हमने कर ली, सत्येंद्र नाथ बोस जो है वो गणित से संबंधित मैथमेटिक्स उनका एरिया ऑफ वर्क है।
ये एलिमिनेशन वाले प्रोसेस को आप इसका अभ्यास करेंगे तो ये आपका समय बचाता है परीक्षा में, ठीक है। तो सही विकल्प इसका क्या होगा? बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है द फॉलोइंग स्टेट वर फॉर्म्ड आफ्टर 1960, व्हाट वाज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ देयर फॉर्मेशन, उनके बनने का सही क्रम क्या है? सबसे पहले कौन सा बना, उसके बाद कौन सा बना, उसके बाद कौन सा बना? तो एक विकल्प आपसे कहता है हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड और गोवा। आप इस प्रश्न में यदि थोड़ा सा भी समझ रख रहे हैं तो आप ये कह पाएंगे कि जो गोवा है वो तो सबसे लास्ट में बना, क्योंकि गोवा तो आज़ादी के बाद से वो इंटरनेशनल कोर्ट में केस चल रहा था। तो गोवा तो आते आते 1987 का समय आ जाता है कि जब गोवा राज्य बनता है। 30 मई 1987 को जब संविधान का 56वां संशोधन होता है, 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 30 मई 1987 को गोवा पूर्ण राज्य बनता है। तो गोवा तो सबसे अंत में आएगा। अब जिसमें डी सबसे अंत में हो उसको देख लीजिए, तो इसमें नहीं है ये हट जाएगा, इसमें नहीं है ये हट जाएगा। दो विकल्प बचे हमारे सामने केवल दो विकल्प बचे। हम यदि नागालैंड के बारे में देखें तो जो 13वां संविधान संशोधन है 1963 का, उससे नागालैंड राज्य बनता है। आप यदि संविधान के बारे में जानते हैं तो जो संविधान का अनुच्छेद 371A है जिसमें विशेष सुरक्षा दी गई है, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? सबसे पहले आएगा नागालैंड, यानी कि सी सबसे पहले आएगा। इन दोनों विकल्पों में ही सी सबसे पहले है। उसके बाद में यदि हम पंजाब पुनर्गठन एक्ट की बात करते हैं 1966, जिससे पंजाब और हरियाणा दो अलग राज्य बनते हैं, तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बनता है। 1 नवंबर 1966। यदि सिक्किम की बात करेंगे तो 36वां संविधान संशोधन 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 का है, उससे कौन सा राज्य बनता है? सिक्किम बनता है। इसका मतलब हुआ कि नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और गोवा, ये सही क्रम होगा इन विकल्पों के अनुसार। तो पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम और फिर गोवा। सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी। सही विकल्प क्या होगा? बी, क्योंकि नागालैंड कब? आप 1963। यदि हरियाणा की बात आएगी तो क्या कहेंगे? 1966। यदि सिक्किम की बात आएगी तो क्या कहेंगे? 1975। और गोवा की बात आएगी तो 1987। इनके संविधान संशोधन भी ध्यान रख लेंगे। नागालैंड 13वें संविधान संशोधन से, सिक्किम के लिए 36वां संविधान संशोधन हुआ था, गोवा के लिए 56वां संविधान संशोधन हुआ था। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? अगला प्रश्न देख लीजिए। Out of the given options, which scheme's objective is to conduct an annual survey at the Gram Panchayat level to monitor the progress in the development process of rural areas? पहला ऑप्शन है मिशन अंत्योदय 2022-23, मिशन कर्मयोगी 2022-23, मिशन राष्ट्रीय गोकुल 22-23, मिशन आत्मनिर्भर भारत 22-23। देखिए ये आपसे पूछ रहा है ग्राम पंचायत लेवल पे। इसका सही विकल्प जो है वो मिशन अंत्योदय है, लेकिन आपको इन सारे विकल्पों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सारे विकल्पों के बारे में आपको पता होना चाहिए। मिशन अंत्योदय ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक परियोजना है। इसका मकसद जो गरीबी से जुड़ी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए अलग अलग परियोजनाओं का सही इस्तेमाल करना है। उनको उनके माध्यम से जो ग्राम पंचायतें हैं उनको हर साल आप ये कह सकते हैं कि उनका सर्वे किया जाएगा, सर्वेक्षण किया जाएगा। उसके माध्यम से जो प्रगति हो रही है उसकी निगरानी की जाएगी। फिर ग्राम पंचायतों को रैंकिंग भी दी जाएगी, ऐसी व्यवस्था भी है। जब हम मिशन कर्मयोगी के बारे में बात करते हैं तो मिशन कर्मयोगी सिविल सेवकों से संबंधित है। आप ये कह सकते हैं कि सिविल सेवकों के गुणवत्ता युक्त या गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए उन्हें ये मिशन शुरू किया गया था। यदि हम मिशन राष्ट्रीय गोकुल के बारे में बात करेंगे तो ये इसका उद्देश्य था कि दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना, यानी कि जो मवेशियों की जो स्वदेशी नस्लें हैं उन स्वदेशी नस्लों को बढ़ावा देना, उनका संरक्षण करना, इसके लिए सरकार ने इसको शुरू किया था। आत्मनिर्भर भारत के बारे में आप जानते होंगे कि भाई भारत सरकार ने इसको इसलिए शुरू किया कि हमारी आयात पर निर्भरता कम से कम हो। हम कम से कम आयात करें, हम अधिक से अधिक निर्यात करें, या हम कम से कम निर्यात ना करें उतना अधिक, लेकिन आयात तो कम हमें करना है। हमें आत्मनिर्भर बनना है, हम अधिक से अधिक चीज़ों में आत्मनिर्भर हों।
बात समझ पाए? यानी कि इसके माध्यम से समस्त नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना है। जब समस्त नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे, इसका मतलब होगा कि देश आत्मनिर्भर बनेगा। बात आसानी से समझ आ गई? तो इसका सही विकल्प क्या है? मिशन अंत्योदय 2022-23। ठीक है, इसमें ये बिंदु आपको ध्यान रखना है कि जो सर्वेक्षण होगा तो उसके माध्यम से पंचायतों को रैंकिंग दी जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ऑल्सो नोन एज क्वाड? क्वाड का मेंबर इनमें से कौन नहीं है? तो यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड के मेंबर कौन कौन है। क्वाड की स्थापना कब हुई थी? तो क्वाड की स्थापना नवंबर 17 में, नवंबर 2017 में क्वाड की स्थापना हुई थी। इसके 4 सदस्य देश हैं, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। तो इसमें जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, भारत भी है, लेकिन चाइना नहीं है। जबकि कौन है? आप कहेंगे यूएसए है, अमेरिका है। बात समझ पाए? तो हमसे क्या पूछा था? नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए, कि चाइना उसका सदस्य नहीं है। चाइना उसका सदस्य नहीं है। क्वाड की स्थापना नवंबर 2017। सदस्य कौन कौन है? तो आप कहेंगे भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। बात ध्यान रहेगी यहां तक की। अगला प्रश्न, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द रेलवे बोर्ड ऑफ इंडियन रेलवेज इन 2023? जया वर्मा सिन्हा, मीता वशिष्ठ, रवनीत कौर, वसुधा गुप्ता। एकदम करंट का क्वेश्चन है। इसका सही विकल्प है जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप रख लीजिए। एक तो थोड़ा सा जान लीजिए रेलवे बोर्ड के बारे में। तो हम कहेंगे कि राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट के लिए जो निर्णय लेने वाली संस्था होती है उसकी शीर्ष संस्था ये है। गठन कब हुआ था रेलवे बोर्ड का? तो आप कहेंगे 1905। यदि आप इतिहास में पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके लिए अलग से बजट वाली व्यवस्था भी वहीं आती है। इसलिए इंडियन रेलवे में यदि आप बात करेंगे तो उसकी ये अपर बॉडी है, उसकी ये अपर बॉडी है। तो थोड़ी सी जानकारी रेलवे बोर्ड के बारे में रहे। 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ, ये आपको पता रहे। 1905। और जैसे ही आप 1905 की बात करेंगे तो देश में उस समय क्या चल रहा था वो आपको ध्यान आ जाएगा तुरंत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करना है। एक तरफ कंट्री एक तरफ करेंसी है। बेहद सरल प्रश्न आपसे दिया गया। म्यांमार, रसिया, मलेशिया, भूटान, इनकी करेंसी दी है आगे रूबल, नगुल्ट्रम, क्यात और रिंगिट। तो बहुत आसानी के साथ में कुछ तो आप एकदम आसानी से चुन लेंगे। जैसे आप आसानी से ये बता पाएंगे कि रसिया की करेंसी क्या है? रूबल है। ये तो सबसे पहले आप बहुत आसानी से बता पाएंगे। रसिया की करेंसी क्या है? रूबल है। यदि अपने पड़ोसियों के बारे में देखा जाए तो आप भूटान के बारे में बता पाएंगे, क्योंकि भूटान की जो करेंसी है सेम इंडियन करेंसी जैसी है, नगुल्ट्रम। कह पाएंगे आसानी से। तो भूटान की क्या हो गई? नगुल्ट्रम। ठीक है। म्यांमार की करेंसी क्या है? म्यांमार की करेंसी है क्यात। और बचा आपका, सॉरी मलेशिया पे लगा दिया, म्यांमार की। ठीक है, म्यांमार की करेंसी क्या है? क्यात है। रसिया की करेंसी क्या है? रूबल है। भूटान की क्या है? नगुल्ट्रम है। और मलेशिया की रिंगिट। जानकारी होगी आपको, मतलब बचपन से ये पढ़ा होगा। हम बचपन से कंट्रीज के बारे में, फिर उनकी कैपिटल के बारे में और फिर उनकी करेंसी के बारे में पढ़ते हैं। बात समझ पाए? तो क्या कहेंगे कि ए का 3 है। अब ए का 3 2 विकल्प में है तो बाकी विकल्प हमारे हट गए। फिर बी का 1, बी का 1 ये भी इन दोनों में है, ये भी अभी 2 विकल्प बचे हुए हैं। यानी कि सी पे आइए, मलेशिया, मलेशिया की है रिंगिट, यानी कि सी का 4 होगा। तो सही विकल्प आप कहाँ पहुंच गए? बी पे। ठीक है। फिर भूटान, भूटान की नगुल्ट्रम, भूटान की सेम इंडियन करेंसी जैसी ही है। बात समझ आ गई यहां तक की? अगला प्रश्न देख लीजिए। झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज बिकम फुल्ली ऑपरेशनल नाउ? यदि आपने देखा हो तो खबरों में रहा था, खबरों में ये रहा था झूला घाट। ठीक है, एक छोटा सा झूला पुल है जो काली नदी पर बना है। अभी ये फुल्ली ऑपरेशनल हो गया है और किस किस के बीच में है? भारत और नेपाल। ठीक है, अभी ये फुल्ली ऑपरेशनल हो गया है, ये ध्यान रखेंगे।
ये किस नदी पर बना है? तो काली नदी पर बना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल हैज बिकम फुल्ली ऑपरेशनल नाउ। अगला प्रश्न, ड्यू टू ओशियन एसिडिफिकेशन व्हेन द ओशियन बिकम्स मोर एसिडिक व्हाट हैपेंस टू द पीएच लेवल ऑफ द ओशियन। तो आपको पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि पीएच मान क्या होता है, उसको मापने का स्केल कौन सा होता है। वो यदि हम 0 से और 14 तक के स्केल की बात करते हैं तो कब हम उसको एसिडिक कहते हैं, कब हम उसको अल्कलाइन एंड बेसिक कहते हैं, इतनी सामान्य सी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये क्या होगा, इसको 0 से और 14 के बीच में ये स्केल होता है जिस पे मापा जाता है, उसको पीएच स्केल कह देते हैं। ये क्या होता है कि ये हमें लगातार कि जो महासागर में हम ये कहें कि उसके पीएच में लगातार हो रही कमी को दर्शाता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो समुद्र का पानी है उसके गुणों में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसके गुणों में हो रहे परिवर्तन को पीएच मान दर्शाता है। ठीक है, जब 0 से और 14 तक आप बात करेंगे, मान लीजिए ऐसे लिखें 7, यहां तक रखिए। जैसे हम यहाँ तक आते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, एसिड होता है। यहाँ पे आएंगे तो ये क्या होता है, ये एकदम न्यूट्रल होता है, यहाँ ठीक होता है। उसके बाद में शुभोदय, यहाँ पे जाके क्या होता है, ये अल्कलाइन एंड बेसिक होता है, अल्कलाइन एंड बेसिक होता है। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखना है, इसको 0 से 14 तक मापा जाता है स्केल पे। मापने वाला जो स्केल है उसको पीएच स्केल कहते हैं। यदि अब ये इंक्रीज कैसे होता है, तो इंक्रीज ऐसे होगा कि जब समुद्र जल में जो CO2 है वो डिजोल्व होने लगेगी, इसका प्रभाव क्या होगा, CO2 की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो जो अन्य जलीय जीव हैं उन जलीय जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उनकी मृत्यु भी होनी शुरू हो जाएगी। फिर इससे तमाम एक दुष्परिणामों की श्रृंखला शुरू हो जाएगी जिसका प्रभाव हम जलीय जीवों पर देखेंगे, और अंतिम रूप से उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, मानव स्वास्थ्य पर पड़ेगा। बिंदु स्पष्ट हुआ। तो यदि हम एसिडिफिकेशन के बारे में बात करें तो इससे क्या होगा, तो पीएच लेवल गोज डाउन। बात समझ आई होगी। अगला प्रश्न देखिए, हु इज द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड इन इंडिया। हु इज द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड इन इंडिया। भाविना पटेल, देवेंद्र झांझरिया, अवनी लेखारा या मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु, ये प्रश्न आपसे पूछा है कि ऐसा कौन सा पैरा एथलीट है जिसने पद्म भूषण अवार्ड जीता है। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था, मिथुन चक्रवर्ती वाला जब प्रश्न देख रहे थे हम, कि इस बार 110 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया, 17 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया और 5 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। तो ये प्रश्न आपसे पद्म भूषण के बारे में, यानी कि जो 17 लोगों को दिया गया उनमें से एक व्यक्ति यहाँ पर भी है। ठीक है, अब ये प्रश्न में आप देखिए, इसमें थोड़ा सा जोड़ दिया, क्या है, पैरा एथलीट जोड़ दिया है, वो भी आपको ध्यान आना चाहिए। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है ना, आप देखेंगे कि आपसे कई बार पूछे जाते हैं, सीधे सीधे करंट का क्वेश्चन है, और इसका जो सही विकल्प है वो है देवेंद्र झांझरिया। इन्होंने ऑलरेडी, ये बहुत चर्चा में थे, ऑलरेडी बहुत चर्चा में थे, इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे जो पैरा ओलंपिक मेडल हैं वो जीते हैं। जो इन्होंने पहला गोल्ड भी 2004 में जीता था पैरा ओलंपिक में, और कहाँ, एथेंस में, यूनान में। ठीक है, जहां पहला ओलंपिक भी हुआ था। ठीक है, तो सही विकल्प आप ध्यान रखेंगे, ये चर्चा में थे। बात समझ आई। अगला प्रश्न देखिए, जेमू ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न में आपसे जेमू ग्लेशियर के बारे में पूछ रहा है कि किस राज्य में स्थित है, तो सही विकल्प इसका क्या है, सिक्किम। सही विकल्प इसका क्या है, सिक्किम। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जानिए कि जो हम तीस्ता नदी के बारे में बात करते हैं, तो जेमू ग्लेशियर, तीस्ता नदी वहां से निकलती है, जो कि ब्रह्मपुत्र की एक सहायक है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की एक सहायक है, और जैसे ही आप इसके बारे में जानेंगे तो आप कहाँ तक पहुंच जाएंगे, आप कंचनजंगा तक पहुंच जाएंगे। तो चीजें आपको रिकॉल हो रही होंगी। तो ये किस स्टेट में है, सिक्किम में है। बहुत सरल सा प्रश्न था ये। Who among the following is Chile's first woman president? इस प्रकार के प्रश्नों पर बड़ा ध्यान देना होता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट हो, फर्स्ट PM हो, या किसी CEO हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संगठन में,
जो फर्स्ट वुमेन होती हैं वहां से लेकर आपसे प्रश्न बनता है। अधिकांशतया ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। विकल्प है मैरी रॉबिन्सन, मिशेल बैचलेट, किम कैम्पबेल या जेनिफर शिपले। तो इसका सही विकल्प जो है वो है मिशेल बैचलेट, जो चिली की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। इससे पहले भी ये कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी हैं, कई महत्वपूर्ण पदों पर इन्होंने कार्य किया है। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महिला का पहला निदेशक नामित किया गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप महिलाओं के हितों की जब बात करते हैं तो इसलिए ये प्रसिद्ध भी थी, इसलिए काफ़ी चर्चा में भी ये रही हैं। जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके अधिकारों के लिए एक समर्पित संगठन है, ठीक है, उसके निदेशक के रूप में भी नामित किया गया था। तो सही विकल्प क्या है? मिशेल बैचलेट। चलिए अगला प्रश्न है, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड एंड लॉन्च्ड उग्रम इंडिजिनस असोल्ट राइफल फॉर द आर्म्ड फोर्सेस? इसरो, HAL या BEL, DRDO? इन सब की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, ध्यान रखना है ठीक है। तो ये किसने? तो इसका सही विकल्प है D, DRDO, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? डायमंड, गोल्ड, सिल्वर या ग्रेफाइट? आपको ये पता होगा सुचालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं, यानी कि जहां जिसको हम ये कह रहे हैं कि ये विद्युत का बैड कंडक्टर है या बुरा संवाहक है, तो इसका सही विकल्प क्या है? डायमंड है। ये तो अपने विद्यालय जीवन में पढ़ा होगा कि भाई कंडक्टर कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, हम पढ़ते आते हैं उनके बारे में। सेमी कंडक्टर कौन सा है, इनके बारे में हम पढ़ते आते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो चालक है, यानी कि जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, जैसे आप कहिए लोहा है, या दूसरा उदाहरण आप ध्यान रखते हैं जैसे आप कहें तांबा है, ठीक है। जबकि यहाँ आपसे क्या पूछा है? बैड कंडक्टर के बारे में पूछा है, वो कुचालक के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। कुचालक कौन से होते हैं जिसको हम कहेंगे कि विद्युत धारा प्रवाहित ना होती हो? तो यहाँ पे इन विकल्पों में से जो सही विकल्प होगा वो होगा हीरा, डायमंड बैड कंडक्टर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स? किसकी डेफिशिएंसी से? प्रोटीन की। अर्थराइटिस, गोइत्रे या क्वाशियोरकोर या नाइट ब्लाइंडनेस? तो इसका जो सही विकल्प है, यानी कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में आपसे पूछ रहा है, इसका सही विकल्प है बी, क्वाशियोरको। ये लास्ट वाले आर को पढ़ा नहीं जाता है, क्वाशियोरकोर है लेकिन क्वाशियोरको बोला जाता है इसको, ठीक है। जब बोलते हैं उच्चारण में ऐसा होता है, ठीक है। यदि अर्थराइटिस की बात करें तो विटामिन से होने वाला रोग है, मुख्यतः विटामिन में जो कमी आती है उससे ये होता है, ठीक है चलिए सारे हैं ये, आपने जब डिसीज वाला चैप्टर पढ़ते हैं उसमें ये आते हैं ना, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो वहीं से ये प्रश्न बना है। सामान्य जानकारी का प्रश्न है। अगला, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। एक तरफ है नेवी इंस्टीट्यूशन, दूसरी तरफ है प्लेस। INS चिल्का, INS हंसा, सातवाहना और गरुड़ा गोवा, आंध्र प्रदेश, केरला और उड़ीसा। यदि जानकारी है तो बहुत आसानी से बता पाएंगे कि यदि हम INS चिल्का की बात करेंगे तो चिल्का कहाँ है? उड़ीसा में। INS चिल्का कहाँ? उड़ीसा में प्लेस है ना। यदि हंसा की बात की जाएगी तो हंसा कहाँ? हंसा गोवा में। INS हंसा गोवा में। अब ये सरल है तो हम एलिमिनेशन प्रोसेस पर न जाते हुए चारों विकल्पों के बारे में सोच लेंगे। यदि सातवाहन की बात की जाएगी तो इतिहास से भी जोड़ के देख सकते हैं, कहाँ? आंध्र प्रदेश। और यदि गरुड़ की बात की जाएगी तो गरुड़ कहाँ? केरला। गरुड़ कहाँ हो जाएगा? केरला। विकल्प देख लीजिए, चिल्का का है उड़ीसा, तो ए का है 4, ए का 4 किस किस में है? ए का 4 यहाँ भी है, ए का 4 यहाँ भी है। बी दोनों में एक जैसा है। सी देख लेते हैं, सी है INS सातवाहना और सी का होना चाहिए 2, तो सी का 2 किस में है? इसमें है। तो सही विकल्प क्या हो गया आपका? डी। सही विकल्प क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न, DRDO has conducted the first successful flight test of Agni 5 missile equipped with MIRV technology. What is the full form of MIRV? ये फुल फॉर्म पूछ ली है आपसे सीधे सीधे, ठीक है। तो जानकारी होगी फुल फॉर्म के बारे में। क्या होगा सही विकल्प? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। बता पाएंगे? इसमें तो कोई ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं, आपसे केवल और केवल फुल फॉर्म उसने सीधे सीधे पूछ ली है MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में।
यदि जानकारी ना हो इस टैग के बारे में तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इस टैग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए। बात स्पष्ट हो गई। अगला प्रश्न, विच इंडियन हैज वोन द रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023? यदि रमन मैग्सेसे 2023 की बात की जाएगी तो जो कोरवी रक्षण है ये इनको दिया गया, ये बांग्लादेश से संबंधित हैं, और हमसे क्या पूछा गया है? इंडियन। हमसे क्या पूछा गया? इंडियन पूछा गया है। जबकि जब हम कोरवी रक्षण की बात करेंगे तो वो बांग्लादेश से संबंधित है। अब चूंकि यह हमसे भारत के संदर्भ में पूछा गया है तो जो प्रसिद्ध चिकित्सक हैं डॉक्टर रवि कन्नन आर, इनको दिया गया है। ठीक है, डॉक्टर रवि कन्नन आर। रमन मैग्सेसे के बारे में आप पढ़ते होंगे, जो फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया। और यह अवार्ड देना कब से शुरू हुआ? 1957 से, है ना। कब से दिया जाना शुरू हुआ था? 1957 से शुरू हुआ था। जो एशिया वाले देश हैं, संगठन हैं, एशिया अपने अपने क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोग हैं, ये उनमें से किसी को दिया जाता है। ठीक है, कोई संगठन भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, बशर्ते वो अपने क्षेत्र विशेष में उल्लेखनीय कार्य कर रहा हो। ठीक है, तो किसको? भारत के संदर्भ में यदि बात करेंगे तो क्या कहेंगे? डॉक्टर रवि कन्नन आर ने इसे जीता है। ये एक भारतीय चिकित्सक हैं। अगला प्रश्न, हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? ये बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन था इस बार के लिए, बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है इस बार के लिए। अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, प्रदीप कुमार मोहंती या डॉक्टर अरविंद पनगड़िया? तो आप आराम से बता पाएंगे कि डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ठीक है, बहुत ऑब्वियस प्रश्न था इस बार के लिए। अगला प्रश्न है, श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल विच इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु इज डेडिकेटेड टू विच डाइटी? रंगनाथ स्वामी के बारे में, इस टेम्पल के बारे में, ये यदि आपको पता हो तो ये स्वयं विष्णु को कहा जाता है। स्वयं विष्णु को कहा जाता है, लॉर्ड विष्णु से संबंधित हुआ, यानी कि रंगनाथ स्वामी स्वयं विष्णु ही तो हैं, तो किससे संबंधित हो जाएगा? लॉर्ड विष्णु से। ठीक है, किससे संबंधित हो जाएगा? लॉर्ड विष्णु से। थोड़ी सी जानकारी यदि है कि ये तो स्वयं विष्णु को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गेट्स द पावर टू कंडक्ट इलेक्शंस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स? आर्टिकल 324, आर्टिकल 264, आर्टिकल 280, आर्टिकल 26। एकदम ऑप्शंस इतने इजी बने हैं इस प्रश्न के। इस प्रश्न के ऑप्शंस थोड़े जटिल बनाए जा सकते थे, ये प्रश्न और जटिल किया जा सकता था। मतलब एक तो सीधे सीधे आपको फंडामेंटल राइट वाला दे दिया है ना, आर्टिकल 26 दे दिया, तो कोई मतलब नहीं। फिर आपको दूसरा वो देख ले, राज्यपाल तक लेके जा रहा है। जबकि आप देखेंगे तो चुनावों का जो अधीक्षण है, निर्देशन है, नियंत्रण है, चुनाव आयोग करता है। जबकि 280 किससे हो जाएगा? हम कहें ये तो वित्त आयोग तक हम चले जाएंगे, वित्त आयोग तक चले जाएंगे। आर्टिकल 26 आपको दे दिया, वो फंडामेंटल राइट से संबंधित हो गया, मूलभूत अधिकारों के अंतर्गत आता है, और धर्म की स्वतंत्रता की बात आ गई इसमें। यदि 264 की बात करेंगे तो वो केंद्र राज्य वित्तीय संबंध की व्याख्या के बारे में बताता है, जो केंद्र राज्य संबंध है। तो सही विकल्प क्या होगा? आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट, धर्म की स्वतंत्रता वाली बात आ गई। ये वित्त आयोग के बारे में हो गया, वो केंद्र राज्य संबंध में बात आ गई। अगला प्रश्न, दो सूची दी गई है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक में सेंटर ऑफ हैंडीक्राफ्ट दिए गए हैं, दूसरे में स्टेट। सेंटर ऑफ हैंडीक्राफ्ट में मौन, मालबरी, पासीघाट और तुरा, उधर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड। देखिए, यदि आपको हैंडीक्राफ्ट यानी जो हाथ से की गई जो कलाकारी होती है जानते होंगे, तो मौन किससे संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। मौन किससे संबंधित है? मौन नागालैंड से संबंधित है। यदि हम नलबारी की बात करेंगे तो नलबारी असम से संबंधित है। नलबारी किससे संबंधित है? असम से संबंधित है। यदि पासीघाट की बात की जाएगी तो वो एपी यानी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। यदि तुरा की बात की जाएगी तो तुरा मेघालय से संबंधित है। बिंदु स्पष्ट हुआ? यानी कि ए का 4 1 में है और सी में है, यानी कि डी हट जाएगा और बी भी हट जाएगा। नालबारी यानी बी का 2 होना चाहिए, तो बी का 2 केवल 1 में है। सही विकल्प क्या हो गया हमारा? ए। सही विकल्प हो गया हमारा ए।
ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इन विच स्टेट इज आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है, यह असम के गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ है? असम के गुवाहाटी में स्थित है। वैसे भी आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि आपके स्तर की इस परीक्षा के लिए बहुत ऑब्वियस है यहाँ से प्रश्न बनना। तो ये कहाँ है? गुवाहाटी में स्थित है। वन्य जीव अभ्यारण्य है, दुर्लभ और जो लुप्त प्राय पक्षी जानवर होते हैं उनकी मेजबानी करता है। ठीक है, चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस हैज बीन इनॉग्रेटेड इन गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई या बेंगलुरु। बहुत ऑब्वियस आप कह पाएंगे, कहाँ? बेंगलुरु। सही विकल्प क्या है? डी। ठीक है, तो ये इस बार जो CUT UG की परीक्षा हुई थी उसमें जनरल टेस्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को लेकर हमने चर्चा की है। ये मतलब उतना मुश्किल तो नहीं था, सरल प्रश्न था। करंट में जो चीज़ें थी, वन लाइनर प्रश्न आपसे पूछे गए थे, वो स्वाभाविक से प्रश्न थे। यदि आप अखबार पढ़ते हैं तो अखबार में पढ़ते समय या कोई मैगजीन पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते समय, न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ देखते समय जो चीज़ें आपको हाईलाइट हो जाएंगी ईजिली। कुछ प्रश्न एकदम बेहद सामान्य जानकारी के थे, जनरल नॉलेज के एकदम प्रश्न थे, और कुछ प्रश्न जनरल अवेयरनेस को लेके हैं। ठीक है, जब आपसे किसी संगठन के बारे में आप पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति प्रथम या अब ये नया नियुक्त हुआ है, अपॉइंट किया गया है नया, उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी अन्य देश में पहली बार किसी बड़े पद पर कोई आसीन हुआ है, कोई महिला हुई है, विशेष रूप से फर्स्ट प्रेसिडेंट हो, फर्स्ट PM हो, या किसी अन्य संगठन के स्तर पर पहली बार पद संभाल रही हो महिला, या किसी कंपनी की CEO बनी हो, उन पर ध्यान देना होता है, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, आपने हल किए होंगे। कहाँ से प्रश्न बन रहा है, क्यों बन रहा है, करंट के कौन से बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली क्लास में किसी अगली चर्चा के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।